IBN 7 हौसला है। आखिरकार पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स है। तो हम आपको बताएं कि किस तरीके से दिल्ली से सटे, दिल्ली से महज राजधानी दिल्ली जो कि सबसे सिक्योर इलाका है इस देश का, उससे महज 180 किलोमीटर की दूरी पर ये तस्वीरें आपने देखी। जैसे दिल्ली ना हो, इजराइल की गाजा पट्टी हो। हंगामा, लाठीचार्ज, पुलिस पर फायरिंग, पेट्रोल बम से हमला, मीडिया की पिटाई, ये सब कुछ हो रहा था देश की राजधानी से महज 180 किलोमीटर दूर। और ये सब कुछ दिन दहाड़े चलता रहा। एक स्वयंभू संत की गिरफ्तारी इस आजाद देश में एक राज्य सरकार के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप दो तस्वीरें एक साथ दिख रहे हैं। एक तस्वीर है खुद को कानून से ऊपर समझने वाले एक स्वयंभू संत रामपाल की, और दूसरी तस्वीर उस पुलिस की है जो इस संत के सामने बेबस है, लाचार है, जो तेजाब से हमले झेल रही है, जो पेट्रोल बम के हमले झेल रही है, लेकिन खुद को संत कहने वाले इस शख्स को गिरफ्तार नहीं कर पा रही, तमाम हथियारों से लैस होने के बावजूद भी। सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी एक संत को गिरफ्तार कर कोर्ट नहीं ले जा पा रहे हैं। हरियाणा में यह तमाशा बीते 2 हफ्तों से लगातार चल रहा है। तो इस वक्त हमारी सबसे बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमानों का जमावड़ा इस वक्त लगा हुआ है। सबसे पहले परिचय कराऊंगा, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं दिल्ली आर्य समाज के महासचिव विनय आर्या साहब, जो कि आर्य समाजी है और रामपाल के, संत रामपाल के विरोधी माने जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं। धर्मगुरु साध्वी विभानंद गिरी जी मेरे साथ स्टूडियो में है। दिल्ली से बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से ही आईएनएलडी के नेता दुष्यंत चौटाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस कुर्सी पर वो बैठने की इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया विकास सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबसे चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले कुछ तस्वीरें अभी और दिखानी बाकी है। हम आपको 2 तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं। ये तस्वीरें इसलिए अहम है क्योंकि हम अपने देश में इस तरह की तस्वीरें बहुत कम देख पाते हैं, जहां पुलिस सब कुछ हथियारों से लैस होने के बावजूद भी बैकफुट पर हो, मार खा रही हो, और जो लोग इस इवेंट को कवर कर रहे हो, मीडिया के लोग, उन पर पुलिस अपनी खींच निकाले, अपनी खिन्नता निकाले, उस मीडिया कर्मियों पर लाठी बरसाए। जिन लोगों पर लाठी बरसानी चाहिए, जिन लोगों को कानून के हवाले करना चाहिए, पुलिस वहां तो लाचार दिखी, लेकिन जो लोग अपना काम कर रहे थे, जो लोग पुलिस के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, हरियाणा पुलिस ने आज उन्हीं मासूम मीडिया वालों पर हाथ उठाया, बगैर किसी चेतावनी के, बगैर किसी वार्निंग के। आपको विदेश में तमाम ऐसे वाकये मिल जाएंगे जहां पर पुलिस मूक दर्शक बनी लोगों का उत्पात देखती है, लोग पुलिस को खदेड़ देते हैं। लेकिन हमारे देश में तो पुलिस अपनी ताकत के लिए ही जानी जाती है, अपने रसूख के लिए, अपनी दबंगई के लिए जानी जाती है। हमें पुलिस को बैकफुट पर देखने की आदत बहुत कम है। हमारी पुलिस की पहचान है डंडा मार मार कर लोगों को सुधारने की। आज हिसार में पुलिस स्वयंभू संत रामपाल के समर्थकों के आगे बेबस दिखाई दी। वहां पर पुलिस का डंडा चलने में हिचकता रहा। लेकिन जो लोग इस इवेंट को कवर कर रहे थे, उस दूसरी तस्वीर में देखिए कैसे मीडिया के निरीह लोगों को, मासूम लोगों को, जो अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उन पर पुलिसकर्मी
लाठियां बरसा रहे हैं। और जो लोग पुलिस पर गोलियां चला रहे थे, लाठियां बरसा रहे थे, उनका पुलिस कुछ नहीं कर पाई। आश्रम के भीतर से पुलिस पर बम फेंके गए, पुलिस को निशाना बनाकर पेट्रोल बम फेंके गए, गोलियां चलाई गईं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। मीडिया को बस टारगेट करती रही। ऐसा लगा कि पुलिस का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है हिसार के इस इलाके में, तो वो जैसे मीडिया कर्मी है। आपको फिर बता दें कि आज रामपाल समर्थकों के हमले में 105 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। पुलिस का आरोप है कि आश्रम की ओर से पुलिस पर गोलियां भी चलाई गई। सबसे पहले इस हंगामे को देखिए, इस ड्रामे को देखिए। इसको देखकर लगेगा कि हम वाकई में दिल्ली से सटे हिसार में नहीं हैं। इसको देखकर लगता है कि जैसे हम इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई के बीच हम मौजूद हैं इस वक्त गाजा पट्टी पे, जहां पे टैंक तो नहीं है, लेकिन बड़े बड़े बुलडोजर, बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें जरूर दिखाई देती हैं। देखिए इन तस्वीरों को। दोपहर 12 बजते ही अचानक बरवाला के सतलोक आश्रम के बाहर हलचल तेज हो गई। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान जिरह बख्तर डाले आश्रम की गेट की ओर बढ़ चले। दमकल की गाड़ियां, वज्रवाहन और पुलिस दस्ते की सक्रियता देख अचानक आश्रम की ओर से भी हमला शुरू हो गया। आश्रम के भीतर और छतों पर मौजूद बाबा के समर्थकों ने कानून हाथ में ले लिया। पुलिस के जवान पर ढेले पत्थरों की बरसात हो गई। बाबा के चेले पत्थर फेंक रहे थे तो जवाब में पुलिस ने भी उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू किए। देखते ही देखते आश्रम के इर्द गिर्द घमासान शुरू हो गया। मौके पर मौजूद मीडिया इस जंगी माहौल की कवरेज में लगा था कि अचानक पुलिस की कार्रवाई का रुख आश्रम से मुड़कर उसकी ओर हो गया। पुलिस वालों ने बेवजह पत्रकारों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस की इस कार्रवाई से साफ था कि प्रशासन मीडिया को निष्पक्ष कवरेज से रोक रहा था। मीडिया कर्मियों के लिए भी पुलिस का ये रवैया चौंकाने वाला था। वो नहीं बताया था हमें कि आप यहीं खड़े रहिए। उसके बाद कवर करते करते उन्होंने कहीं से शुरुआत की किसी दूसरे मीडिया वाले को मारने की, और उसके बाद हमें हमारे तरफ दौड़ गए। हाथों में बहुत मारा है, पैरों में बहुत मारा है। मीडिया वालों को टारगेट किया उन्होंने और सारा कैमरा छीन लिया। पहले तो वो खुद ले गए थे और अचानक उनको ऐसा क्या हुआ, किसके इशारे पर हुआ, ये सोचने वाली बात है कि आखिर किसके इशारे पर उन्होंने मीडिया को टारगेट किया। कुछ पत्रकारों ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन जनता की नजर से कुछ छिपाना चाहता है। दरअसल संत रामपाल पिछले 3 बार से हरियाणा पुलिस और प्रशासन को छका रहे हैं। प्रशासन उनके आगे बेबस और बंधक नजर आता है और अदालत में भी उसे अपमानित होना पड़ रहा है। हालांकि हरियाणा के डीजीपी बाद में अपने जवानों और प्रशासन की कार्रवाई को संयोग बताकर लीपापोती करते नजर आए। आई ट्रीट मीडिया एज माई अलाइक, क्योंकि सच आप ही दिखाओगे, कैमरा झूठ नहीं बोलता है। और मैं चाहता हूं कि सच दुनिया के सामने आए। सच दिखाएंगे तो ही पता चलेगा कौन ठीक है कौन गलत है, वहां आश्रम में क्या हो रहा है और क्या किस तरह का ऑपरेशन उसके लिए चाहिए, उसके लिए कितना समय चाहिए, सारी चीजें आप ही दिखा सकते हैं। सोमवार को हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद पुलिस से इस कार्रवाई की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी। पुलिस की कार्रवाई में वो महिलाएं और बच्चे बाधा बने हुए थे जिनकी आड़ लेकर बाबा रामपाल अब तक गिरफ्तारी से बच रहे हैं। पुलिस कार्रवाई में थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाताओं ने आश्रम में मौजूद महिलाओं और बच्चों से बात की, जिनका आरोप था कि उन्हें बंधक बनाकर आश्रम में रखा गया है। रोकने की कोशिश करेगा और रुको, आज हो जाएगा, कल तक हो जाएगा। मन की इतने दिन हो गए, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। हमको ये बोलते हैं कल फैसला हो जाएगा, परसों जाना, और आज भी नहीं जाने दे रहे। तो बोले 21 तारीख को निकलवा दो। हम बीमार हैं तो हमको जाने। तो बीमार हैं आप? हाँ। जाना चाहते हैं घर अपने? हाँ। अभी रुका क्या? उन लोगों ने कहा कि रुक जाओ। हाँ। बाबा समर्थक सोमवार को दावा कर रहे थे कि बाबा बरवाला के आश्रम में नहीं है, जबकि हरियाणा पुलिस का दावा है कि बाबा आश्रम के भीतर ही मौजूद हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। मामले के एमिकस क्यूरी ने भी हाईकोर्ट में कहा कि बाबा की प्राइवेट सेना ने आश्रम की किलेबंदी कर दी है और खुद को कानून से ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो देखा आपने, ये सब कुछ राजधानी दिल्ली से महज 180 किलोमीटर की दूरी पर चल रहा था। और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस लाइव टेलीकास्ट में, मैं आपको बता दूं, दिल्ली से हरियाणा जाने वाले
तमाम बॉर्डर्स पर भारी मात्रा में नाकेबंदी है। सड़कों पर जाम लगा हुआ है, कोई भी आसानी से दिल्ली से उस तरफ या हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकता है। जगह जगह पर जाम की खबरें हैं क्योंकि पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग की है ताकि बाबा के समर्थक दिल्ली ना पहुंच सके। इस वक्त दिल्ली जैसे बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पे हो गई है, कम से कम हरियाणा से लगे हुए इलाके दिल्ली के जो है। पहला सवाल सीधे सीधे संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। संबित जी, हमने आपका दिन का बयान सुना, आपकी पार्टी के तमाम नेताओं का बयान सुना, आप लोगों ने अफसोस जताया मीडिया के साथ जो कुछ हुआ। मैं उस पर नहीं आ रहा हूं, मीडिया के साथ जो हुआ वो तो ठीक है, गलत है, सारी दुनिया बोल रही है, कोई उसको ठीक नहीं कह सकती। यहां तक कि रामपाल भी आ जाएंगे तो वो भी उसको गलत बोलेंगे। लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, आपकी सरकार क्या काम नहीं कर पा रही है? क्या मनोहर लाल खट्टर के पास अनुभव की कमी है इस तक के इसकी वजह से संत रामपाल अभी भी बाहर है? देखिए सुमित जी, सरकार काम कर रही है, बहुत ही सेंसिटिव होके काम कर रही है। आप देखिए रामपाल जी जो संत हैं जिनके विषय में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उन्होंने कोई पहली बार कोर्ट की अवहेलना नहीं की है। 42 टाइम्स उन्होंने कोर्ट की अवहेलना की है, अर्थात कई वर्षों से करते आ रहे हैं। मगर आज पूरा दुनिया उनको डिस्कस भी कर रहा है क्योंकि बहुत सख्ती के साथ कदम उठाए गए हैं। मगर जो सेंसिटिविटी की बात मैं कर रहा हूं, देखिए महिलाएं और बच्चों को एक शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है एक बड़े कैलिब्रेटेड अप्रोच के साथ पुलिस इस पूरे विषय को देख रही है। हरियाणा की सरकार इस पर नजर रखे हुए है और जैसे कि आज खुद डीजीपी ने कहा है कि जब तक संत रामपाल अरेस्ट नहीं हो जाए तब तक ये ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा, दिन हो या रात हो। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से सरकार इसे लगी हुई है इस काम में। हाँ, बहुत ही सेंसिटिव विषय है क्योंकि बच्चे और महिलाएं इन्वॉल्व है, तो राजनीति से ऊपर उठ के इसको अपना काम करते देना चाहिए। नहीं संबित पात्रा जी, मैं नहीं मानता कि आप लोग सेंसिटिव हैं, आप लोग ओवर कॉशियस हैं, आप लोग डर के काम कर रहे हैं। अगर यही कदम आपकी पुलिस ने, आपके डीजीपी ने पहले उठाया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती कि 105 पुलिस वाले जख्मी हैं, करीब 60-70 मीडिया कर्मी जख्मी हैं और न जाने कितने मासूम गांव वाले जख्मी होंगे। ये कदम पहले उठाना चाहिए था ताकि बाबा आज इस हद तक कानून को हाथ में न लेते। देखिए सुमित जी, 5 नवंबर को कोर्ट ने 2 लोगों की गिरफ्तारी का वारंट इशू किया, एक संत रामपाल जी का और दूसरा राम प्रसाद ढाका जी का। उसके अगले ही दिन पुलिस ने राम प्रसाद ढाका को गिरफ्तार भी किया। और जहां तक संत रामपाल का सवाल है, हमने अभी देखा है कि इस प्रकार से बिल्कुल पुलिस लगी हुई है कि किसी भी कीमत पे आश्रम के अंदर से संत रामपाल को गिरफ्तार किया जाए, मगर एक ह्यूमन चेन इत्यादि बनाया गया है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि पुलिस ने प्रयास नहीं किया है, पहले से जो सत्संग चल रहा था उसके लगभग 10-12 हजार लोग उस आश्रम के अंदर बंद थे। नए लोग नहीं आ जाए इसके लिए पुलिस ने पूरा नाकाबंदी बहुत पहले से किया हुआ है। पुलिस रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन हो, हर जगह अपने लोग लगाए हुए हैं ताकि नए लोग आश्रम में ना पहुंच जाए, वरना 30 से 35 हजार लोग पहुंच जाते हैं। आप ही के साथी हैं, आप ही के कम से कम विचारधारा में साथी हैं, राजनीतिक तौर पर अभी खुल के ना आए हो। दुष्यंत चौटाला हमारे साथ हैं। दुष्यंत, क्या आपको लगता है कि सरकार बहुत संजीदगी से वाकई में काम कर रही है? सुमित जी, जहां बात करें आज वाले इंसिडेंट की, मेरी लोकसभा के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है, बड़ा शर्मनाक और निंदनीय इंसिडेंट हुआ, जहां मीडिया पे लाठियां बरसाई गई, माताएं बहनें पर लाठियां बरसाई गई और दुखद बात है कि पुलिस कर्मियों को भी चोटिल होना पड़ा। अभी पात्रा जी जैसे मेरे से पहले बोल रहे थे कि हम बड़ी गहरी तौर पर इस बात को देख रहे हैं। आज अगर हम प्रदेश की बात करें, खुद पात्रा जी ने बताया कि 5 तारीख को ये कार्रवाई हुई और सकते थे और उसको जाकर के उठा के ला सकते थे। लेकिन अगर आप अपनी मशीनरी यूज ना करना चाहो, अगर आप अपने आप को बेबस दिखाओ, अगर आप ये देखो कि चूंकि औरतें खड़ी हैं, वहां पे बच्चे खड़े हैं, इसलिए हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो ये एक तरह की आपकी बेबसता है। अगर आप ये बेबसता जो है जिसकी आप इशारा कर रहे हैं विकास सिंह जी, ये पुलिस ने अपने ऊपर ओढ़ी है, क्योंकि हरियाणा पुलिस के पास तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो महिला हैं। उन महिलाओं का इस्तेमाल किया जा सकता था इन महिलाओं को वहां से डिस्पर्स करने के लिए, हटाने के लिए, लेकिन नहीं, अपनी व्यवस्था दिखाकर बचाने की कोशिश। तमाम साधु संतों के आड़ में आप सरकार को अपनी जो चुनावी जीत है उसको मना रहे हैं। संबित पात्रा में आऊंगा आपके पास, लेकिन एक रिएक्शन मैं आपसे पूछूंगा साध्वी जी, क्या बीजेपी को आप लोगों ने मदद की? क्या बीजेपी अब आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप तमाम साधु संत लोग बीजेपी के साथ अमूमन खड़े रहते हैं, इसीलिए बीजेपी आज डरी हुई है आप लोगों से? उनका मुख्यमंत्री डरा हुआ है? कभी नहीं। शासन अपना काम करता है और संत अपना काम करते हैं। जब राजनीति में धर्म प्रवेश करता है तो राजनीति ऊंचाई छूती है, और जब राजनीति में
जब धर्म में राजनीति प्रवेश करती तो धर्म नीचे गिरने लगता है। ऐसा कभी नहीं है। संत ने केवल इसलिए मदद किया है कि राम जन्मभूमि मंदिर वहां पर निर्माण होगा। इसके अलावा यह कि हिंदुत्व की एक राष्ट्र की मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं हरियाणा के ठीक काम कर रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, उनको अपनी सारी प्रशासन को लगा देना चाहिए। और ऐसे आप चाहते हैं रामपाल जी की गिरफ्तारी हो? रामपाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने महिला और बच्चों को ठीक है क्या? नहीं, रामपाल संत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने महिला और बच्चे को जो कवच के रूप में धारण करके रखा हुआ है वो गलत है। उनको बच्चों से महिलाओं को उनको रिहा कर देना चाहिए और उनको आत्मसमर्पण कर लेना चाहिए। जो संत रामपाल है, जिनको मैं संत कहने में भी मुझे तकलीफ हो रही है, इसीलिए हम उसको स्वयंभू संत कहते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड संत, इन पर हत्या का मुकदमा है। जी जी, बगल में बैठे विनय आर्या साहब जी, क्या मामला है? क्यों विनय आर्या जी बताइए, आर्य समाजियों के साथ क्या दुश्मनी है संत रामपाल की? सुमित जी, केवल आर्य समाजियों से दुश्मनी के रूप में इस मामले को नहीं देखा जाना चाहिए। मामला 12 जुलाई 2006 का है। 12 जुलाई 2006 को इसके अपने बहुत काले कारनामों के कारण से क्षेत्र की जनता जब इसकी बहुत बड़ी विरोधी बन गई और इसके विरोध के कारण से सरकार से ये मांग की गई कि इसका आश्रम खाली कराया जाए, और उस मांग के चलते जब लोग एकत्र हुए वहां पर, तो सोनू नाम के एक युवक की मौत हुई और उसकी मृत्यु का मुकदमा। एक मिनट जाइए। भगत बलवान दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप आश्रम के प्रवक्ता हैं, संत रामपाल के आश्रम के प्रवक्ता हैं आप। बलवान दास जी। हाँ जी। एक सवाल पहला ये बताइए, ये संत नाम की डिग्री कहां से ली है? ऐसा है जी, संत नाम की डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ। संत ज्ञान के अनुसार होते हैं ये। अच्छा। सभी सदग्रंथों के आधार पर ज्ञान देते हैं, इसलिए संत हैं ये। अच्छा, ये संत कैसे बन जाते हैं? जूनियर क्लर्क थे, सरकारी मुलाजिम थे? ये कोई बात नहीं। आप जैसे आप अपना काम करके जैसे कोई डिग्री प्राप्त, बिना डिग्री प्राप्त किए भी आप कोई विशेष व्यक्ति का दर्जा प्राप्त कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो सदज्ञान सद ग्रंथों के आधार पर ज्ञान दे रहे हैं। जहाँ आप 10,000 लोगों को अपना ढाल बना ले, ये सदज्ञान है? नहीं, ये तो गलत बात है ना। ये तो धक्का हो रहा है ना। कोई मुकदमा ही नहीं था इनके ऊपर, मुकदमा बनता नहीं था। बिना काम की बात कर रहे हैं। अच्छा। किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो क्या उसको छूट नहीं दे सकती है क्या? मैं आपके आश्रम की तस्वीरें देख रहा हूँ। कोई बात नहीं है। आपका जो सतलोक आश्रम है ना, उसकी तस्वीरें मैं देख रहा हूँ इस वक्त स्क्रीन पर। लगातार आप लोग 15 दिनों से टीवी चैनल पर छाए हुए हैं। वो जो दीवार है वो 50 फीट ऊंची लग रही है। ऐसा लग रहा है कि किला बना हुआ है अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो कि अपने मकान बनाने का अपना तरीका होता है। ऐसा क्या तरीका है भाई? इतनी ऊंची दीवारें क्यों बनाने की क्या जरूरत है? कोई तो चोरी बनाता है इतनी ऊंची दीवार। तो ये देखो, आप वैसे कह रहे हो, आपकी मर्जी है कुछ कहिए। आपका अपना तरीका मकान बनाने का अपना तरीका है। अरे महाराज, आप 8 फीट की दीवार बना लेते हैं जो अलाउड है, 16 फीट की बना लेते। ये तो 50 फीट की दीवार बना रखी है, जैसे अंदर कोई चीज छुपाना चाहते हैं हम दुनिया से। नहीं, आप इसको गलत तरीके से पेश ना करो। मैं गलत तरीके से बिल्कुल पेश नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिए मुझे। इतनी ऊंची दीवार, किले की तरह दीवार बनाने की क्या जरूरत थी? कहीं के महाराजा हैं? महाराजा नहीं, महाराज हैं। महाराज है? हाँ, संत रामपाल जी महाराज हैं। इसका मतलब ये है कि ये सत्य देते हैं, परमात्मा का पूरा ज्ञान देते हैं। कौन है परमात्मा? हत्या का मुकदमा चल रहा है जी। हाँ जी, हत्या का मुकदमा चल रहा है रामपाल जी पे। वो तो हत्या का अब भी होगा, अब भी लगा देंगे। अब क्या मैं कैसे लगा दूंगा? मैं नहीं लगाऊंगा भाई। मेरे पास तो विनय आर्या जी बैठे हैं, बताएंगे आपको। ये दिल्ली आर्य समाज के इकाई के महासचिव है। इनका करा है सारा काम। ये क्या बताएंगे? इनके पास क्या बताने को है समाज के? सुनिए क्या बोल रहे हैं विनय आर्य, जवाब दीजिए। 12 जुलाई 2006 को जब सारे क्षेत्र की भीड़ वहां पर एकत्र हुई सरकार से मांग करने के लिए इसके आश्रम को खाली कराया जाए, क्योंकि यहाँ पे अनेक असामाजिक गतिविधियां चल रही हैं और उसकी बार बार जानकारी सरकार को दी जाती रही। अगर असामाजिक गतिविधि नहीं चल रही है बलवान दास जी, अगर कानूनी गतिविधियां, गैर कानूनी गतिविधियां नहीं चल रही हैं, तो मेरे 2 सवालों का जवाब दीजिए। ये अंदर हथियार कहाँ से आए आपके पास? कानूनी गतिविधियां नहीं थी आपके पास आश्रम में हथियार कहाँ से आए? अरे कहाँ हथियार है? कोई लाइसेंस का होगा तो मैं दिखाऊं आपको? कोई दिक्कत आपके पास नहीं हो सकता लाइसेंस का। तो हथियार का मतलब क्या आप गोलियां चलाएंगे पुलिस वाले पे, मीडिया वाले पे? कौन गोली चला रहा है? मेरे पास तस्वीरें हैं, आश्रम के अंदर से गोलियां चली हैं। आज पेट्रोल बम फेंके आप लोगों ने। कब चली हैं? आज दिन में। नहीं, गलत कह रहे हो आप। अभी दिखा देता हूँ तस्वीरें, हमारे पास तस्वीरें हैं। अभी तस्वीरें आपने वो ये कौन लोग हैं?
ना 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 बिल्कुल नहीं है, यहाँ से कोई गोली नहीं चली। कोई गोली नहीं चली? ये देखिए, अभी आप तस्वीरें देखिए, अगर आप IBM 7 देख पा रहे हैं या आपके रामपाल जी देख पा रहे हैं। फोन पर तस्वीर देख सकते हैं क्या? बिना काम की बात करो आप। मैं काम की बात कर रहा हूं। आप जनाब बलवान दास जी, आप लोगों ने कानून को हाथ में ले रखा है। अगर पहले दिन ही रामपाल कोर्ट के सामने चले जाते तो आज सैकड़ों लोग घायल नहीं होते। अरे भाई, कोर्ट के पास विकल्प और भी हैं, अब भी हैं। क्या कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करवा सकती? क्या कोर्ट हाजिरी माफी नहीं कर सकती? क्या कोर्ट एग्जाम्प्ट नहीं कर सकती? अरे कोर्ट ने तो मौके दिए आपको। किसी MBBS डॉक्टर का, क्या किसी अस्पताल के डॉक्टर का सर्टिफिकेट मान्य नहीं हो सकता? क्या सरकारी अस्पताल का मान्य नहीं हो सकता? DC साहब की कोर्ट में जाने में दिक्कत क्या है? ये देश को कानून चला रहा है कि रामपाल चला रहे हैं? अरे नहीं, देश का कानून तो देश की सरकार चला रही है, रामपाल जी उस कानून के अधीन ही है। तो रामपाल जी कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? कोर्ट जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। कल तक का उनको बेड रेस्ट मिला हुआ था। यदि वो ऐसे क्या बीमार है, वो क्या बीमारी है उनको? ठीक हो जाएंगे तो चले जाएंगे। कौन क्या बीमारी है उनको? ऐसी क्या बीमारी है कि चल नहीं सकते, स्ट्रेचर पर नहीं जा सकते? ये सुनो, इस आर्य समाज के चक्कर में ना पड़ो, ये ऐसे ही लोग हैं। माननीय मैं आर्य समाज के चक्कर में नहीं पड़ा हूँ। आर्य समाज तो अभी शांति बैठा हुआ है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या बीमारी है उनको कि वो पैदल नहीं चल सकते, वो व्हील चेयर पे नहीं आ सकते? मुझे उनसे मिले काफी दिन हो गए हैं, मुझे उनसे मिले काफी दिन हो चुके हैं। आपको बीजेपी की सरकार मदद कर रही है ऐसा लग रहा है। अरे कमाल करते हो, बीजेपी की सरकार मदद करे और यहाँ गोलीबारी हो जाए, आप कैसी बात करते हो? तो फिर जाइए ना, फिर क्यों पुलिस के सामने तनाव बन के खड़े हुए हैं? नहीं, हम क्या कर रहे हैं? तो ये काले कपड़े में आपके आश्रम में कमांडो है, कौन है ये लोग? अरे ऐसा कुछ नहीं, कपड़ा आप भी पहन सकते हो काला, ये तो कोई पहनने। अरे लगातार 50 आदमी एक जैसे कपड़े पहन के हथियार हाथ में लेके दौड़ेगा तो उसको आर्मी बोला जाएगा ना, पर्सनल आर्मी। अरे नहीं भाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कपड़ा तो कोई कैसे ही पहन लो। अच्छा, ये आप मुझे एक बात बताइए बलवान दास जी, संतों का काम तो प्रवचन देना होता है। यस, प्रवचन देना होता है, सद्विचार बताना होता है, समाज में एकता लाना होता है, शांति करना होता है, अध्यात्म की बात करना होता है। ये गोलियां, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, ये किसने सिखाया आप लोगों को? हमने कोई गाली गलौज नहीं दी किसी को। हम ना झगड़ा करने वाले आदमी हैं, धक्के से हम पर थोपा जा रहा है और कोई बात नहीं है ये। मानिए अगर आप चले जाएंगे कोर्ट के अंदर तो जो तमाम मासूमों को आपने बंधक बना के रखा है इन पर भी रहम होगा। कोर्ट में चले जाते, कोई इनकार कौन कर रहा था? किसने कहा नहीं जाएंगे? तो क्यों नहीं गए? 2 बार तारीखें आ चुकी हैं। अरे तारीख आ चुकी है, तकलीफ हो, किसी बीमार हो तो क्या उसको छूट नहीं दी जा सकती? क्या उसके मेडिकल को माना नहीं जा सकता? नहीं माना कोर्ट ने। कोर्ट में सुनिए, मानिए बलवान दास जी, सुनिए मुझसे एक मिनट सुनिए। कोर्ट में 2 पक्ष होते हैं और कोई एक पक्ष ही जीतता है, तो क्या दूसरा पक्ष ऐसे हंगामा करेगा क्योंकि उसके पास 500 आदमी का सपोर्ट है, 1000 आदमी का सपोर्ट है? तो कोर्ट किस काम के लिए हुए? मैं समझ नहीं रहा आपकी बात को, क्या कह रहे हो? नहीं समझोगे ना, क्योंकि आपको तकलीफ दे रही है बात। ये कानून हाथ में ले रहे हैं आप लोग। नहीं ले रहे, बिल्कुल नहीं, हम कानून हाथ में ले रहे जी। हम अपने बैठे अंदर, दरवाजे बंद हैं, बैठे और क्या करें, कहाँ जाएं? ये बाहर पुलिस तैनात है। बाहर आइए, सरेंडर करिए, आराम से घूमिए। अरे सरेंडर करने क्या सरेंडर, क्या क्यों सरेंडर की बात करते हो आप? जब ये है कि 21 तारीख अभी बहुत दूर है, 21 तारीख को सदगुरुदेव जी हो सकता है चले जाए, ठीक हो जाए तो चले भी जाएंगे। उनको क्या जाने में क्या आज क्यों नहीं आ सकते हैं? जब आपको ये पता है कि 21 को ठीक हो जाएंगे तो वो आज क्यों नहीं आ सकते हैं? हाँ जी, आज क्यों नहीं सरेंडर करते हैं वो? आज इस वक्त 21 तारीख का किस बात का इंतजार है? सुनो, आप क्या कहना चाहते हो? सरेंडर की जरूरत है, अपने आप रोज जाते हैं तो आज का नई बात है, अब भी चले जाएंगे। हाँ तो क्यों नहीं जा रहे हैं अभी? अरे जाएंगे, ठीक हो जाएंगे तब जाएंगे। अरे वहां कोई अंदर प्रवचन थोड़ी करना है कि ठीक होने की जरूरत है, वो बीमार भी जा सकते हैं, सरकारी खर्चे में इलाज हो जाएगा उनका। ठीक है, फिर ले जाएंगे बीमार को, उठा कर ले जाएंगे, और हम क्या कर सकते हैं? ये जो गोलियां चला रहे हैं अंदर से आप लोग, पता है ना 302 का मुकदमा होता है, आजीवन कारावास। हम क्या करें? एक पुलिस वाले के गले में गोली लगी है। कीजिए जो जैसा कर रहे हैं, हम इस बात की क्या कहें? अपने लोगों को बोलो कि शांति से प्रदर्शन करें। अशांति से ये शांति तो फैलाई जा रही है, हम शांति से दिख रहा है तस्वीरों में, कहाँ से गोलियां चल रही, कहाँ से पेट्रोल पंप आ रहे हैं। अरे भाई, बाउंड्री वॉल में सिलेंडर क्यों लगा के रखे? हम गोली नहीं चला रहे। चलिए बलवान दास जी, हम पर चलाई जा रही है, हम गोली नहीं चला रहे। तैयार हैं। आश्रम की तलाशी कराएंगे आप?
हाँ जी, आश्रम की तलाशी लेने के तैयार हैं आप? अरे आश्रम की तलाशी ले लियो, जब हमने सारे मार के तलाशी लेने करोगे और क्या काम आपको फिर है? जब आप कह रहे हैं आश्रम में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको देखा जा सके, तो क्या आश्रम की तलाशी लेने के लिए तैयार हैं आप सरकार के? आप आराम से बात कीजिए, आराम से करोगे तो सारे काम हो सकते हैं, तलाशी भी दे सकते हैं। तलाशी यहाँ कुछ नहीं है, लोग बस इसके अंदर बैठे हैं, आर्य समाजी बैठे इसके अंदर, कोई खुफिया रूप में। अगर कुछ था ही नहीं, अगर कुछ है ही नहीं आश्रम के अंदर, तो वहाँ से अंदर से बाहर कैसे आ रही है इतनी सारी गोलियां, इतने सारे सिलेंडर? अरे खुफिया रूप में यहाँ सब कुछ बैठा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा ये बताइए, आपके जो संत हैं वो अंदर ही हैं? हाँ जी, आपके जो संत रामपाल हैं, मैं काफी दिन से संत रामपाल जी से नहीं मिला हूँ। अच्छा, बगैर मिले आप उनकी वकालत कर रहे हैं? अरे कमाल है, मैं यहाँ बैठा हूँ, सत्संग में आए थे। अच्छा भगवंत क्या बलवान दास, भगत बलवान दास हमारे साथ फोन लाइन पर थे, अपने प्रवक्ता हैं आश्रम के, सतलोक आश्रम के। कुल मिलाकर विनय जी, जो आप कह रहे थे, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा जी। आर्य समाज के व्यक्ति सोनू आर्य की मौत हुई जी, उनकी हत्या का मुकदमा इन पर क्यों चल रहा है? उनकी हत्या का मुकदमा इन पर इसलिए चल रहा है कि आश्रम के अंदर से आई हुई गोली से उसकी मृत्यु की जांच में बात सामने आई, जिनके कारण से इनके ऊपर मुकदमा चला और 2 साल तक इनको, लगभग 2 साल तक इनको जेल में रहना पड़ा। उसके बाद हाई कोर्ट से इनकी बेल हुई। बेल के पश्चात इनको छूट मिली पेशी से, लेकिन 6 साल की छूट के दौरान इन्होंने कोई भी सहयोग कोर्ट को नहीं किया, जिसके लिए मजबूरी में 2 महीने पहले कोर्ट ने दोबारा से इनकी पेशी के लिए आवश्यक वारंट जारी कर दिए। जब दोबारा पेशी के लिए वारंट जारी हुए, तब इनको ऐसा लगा कि अगर इस बार मैं पेश होऊंगा तो शायद मुझे दोबारा से अंदर ना डाल दिया जाए जेल में। इस कारण से इन्होंने जनता को अपना हथियार बनाया। अब मानेंगे, और जनता को हथियार बनाने के कारण से ही नहीं, क्यों? इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति रोटी खाता है, हर व्यक्ति के पास बुद्धि है। तो अगर संत रामपाल, इन्होंने कहा है अभी पर कोर्ट में कि वहां से गोली चली, तो गोली संत रामपाल ने चलाई, जो भी रामपाल हैं उन्होंने चलाई। क्या इन्होंने देखा? आश्रम से गोली चली, यही चीज करने के लिए कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, यही तो करने के लिए मुकदमे में कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। बात यह है कि जिस समय उनके आश्रम पर आर्य समाजियों ने कब्जा किया, उस समय सरकार कहाँ थी? उस समय पुलिस कहाँ थी? कभी नहीं किया आश्रम पर। सरकार ने धारा 145, मैंने अखबार में पढ़ा है और मैंने टीवी पर भी देखा है, सरकार ने धारा 145 लगा करके आश्रम टीवी को पर भी देखा है। दूसरी बात ये, जो वहां पर इतने श्रद्धालु जो अपनी जान गंवाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो केवल एक किसी खराब व्यक्ति के लिए तो नहीं बैठे हुए हैं। बात कोई खराब भी और सही व्यक्ति की नहीं ऐसे गलत व्यक्ति के लिए जान नहीं गंवा सकता है। बात खराब और सही व्यक्ति की नहीं है, बात कानून से भागने वाले एक अपराधी की, जो कि हत्या के आरोप में इस समय अपराधी, वो व्यक्ति अभी साबित नहीं हुआ है कि अपराधी है, तो इसीलिए उसको कोर्ट में जाना चाहिए और अपनी बात कोर्ट में जाके मासूम साबित हो जाए ना। बात और भी रखा जाने के लिए उन्होंने कहा 5000 है लोगों कि भाई की भीड़ हमारी को साथ में लेके जांच जाना होनी चाहिए। तो क्यों नहीं जांच का आदेश दिया गया सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा? क्यों नहीं कोर्ट में यही जांच करने के लिए मांग रहे हैं, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि भाई मेरी सीआईडी जांच होनी चाहिए। साध्वी वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? इस बात का जवाब क्यों नहीं आप लोगों के पास? जरूर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ में अन्याय हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अभी गलती है उसकी। ये क्या बात है? मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं गलती है आप पक्ष लेते हुए बच रही हैं। नहीं साध्वी जी, आप पक्ष ले रही है और आप बचना भी चाहती है। सुमित जी, जनता को जानना चाहिए कि वास्तव में हुआ क्या। जब पेशी के लिए जाने की बात हुई, वारंट हुए, तो 5000 लोगों की भीड़ कोर्ट के सामने पहुंची। वही जो आज हो रहा है। विकास सिंह जी, आपने सुना है पूरे मामले को, हमारे साथ उनके प्रवक्ता भी थे। क्या हो सकता है ऐसे में? देखिए, एक तो बात साफ है कि अगर ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ एक गलत केस चल रहा है, तो कानूनी तरीका एक होता है उस केस को खारिज कराने का। ये क्वैशिंग में जा सकते थे, बताएं कि साहब जब मेरा कोई नाम नहीं आया है, मेरे को गोली चलाते किसी ने नहीं देखा है, तो आजकल ये केस चल क्यों रहा है? तो कानून व्यवस्था पे तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा ना। इन्होंने कानून व्यवस्था का तो उपयोग ही नहीं किया। जी हाँ। अगर जाते और कोर्ट में बोलते कि भाई मेरा ये क्रिमिनल केस जो मेरे खिलाफ चल रहा है, इसको खारिज किया जाए, और अगर इनकी बात में कुछ भी सत्य होता तो कोर्ट खारिज कर देता जी। फिर इनको ये आज का ये दिन देखना नहीं पड़ता जी। लेकिन ये कहे कि नहीं मैं निर्दोष हूं, अपने आप ही केस चलने के बावजूद, चार्जशीट होने के बावजूद, ट्रायल स्टार्ट होने के बावजूद अपने आप ही, तो इसका मतलब तो यह कानून व्यवस्था के अपने आप को ऊपर समझते हैं ना। बिल्कुल। एक भीड़ इकट्ठा करके अपने आप को अरेस्ट नहीं होने देना। विकास सिंह जी, माफी चाहता हूं, बीच में लोगों को अपना शील्ड बना लेना। मैं ब्रेक में जाना है मुझे। एक छोटा सा रिएक्शन संबित पात्रा आपका, क्या आज आप इस देश को इस वक्त इस राष्ट्रीय चैनल पर भरोसा दिला सकते हैं कि बगैर किसी जानो माल के नुकसान के
आपकी सरकार रामपाल को अदालत के आदेशानुसार पेश कर पाएगी? लास्ट रिएक्शन संबित पात्रा। देखिए सुमित जी, मैं भरोसा दिलाऊं, इससे अधिक महत्वपूर्ण ये रहा और हुआ भी वही कि डीजीपी जिसके अंतर्गत ये पूरी कार्यवाही हो रही है, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि जब तक रामपाल अरेस्ट नहीं होते हैं तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा और पूरे संवेदनशीलता के साथ, अर्थात किसी भी जानो माल की हानि के बिना। तो मुझे लगता है उनके इस आश्वासन को हमें आश्वासन मान के आगे बढ़ना चाहिए। संबित पात्रा, आप रोज कैमरे के सामने आते हैं, हम रोज आपस में बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कल या परसों हम जब आपसे बात करें तो परिस्थितियां इतनी माकूल हो चुकी हों कि आज हम इस बात का उस दिन अफसोस ना कर रहे हों कि बहुत से मासूमों पर इंतहा हो गई जुल्म की। शुक्रिया मुकेश नायक साहब, माफी चाहता हूं वक्त नहीं दे पाया मैं आपको, लेकिन थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का